हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस में जो आप लोग का चैप्टर नंबर 2 था। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण, उसके पेज नंबर 27 पे जो भी क्वेश्चंस थे बच्चों, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम जो बाकी क्वेश्चंस थे इनके पहले के पेजों पे उनको भी हमने अब तक कर लिया है। ठीक है, आज हम पेज नंबर 27 के सारे क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, तो उसको हल करेंगे। इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोज का नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्लास 10th के एग्जाम की दृष्टि से वे वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमने पिछले क्लासों में वीडियोज में क्लास लिया हुआ है आप लोग का। ठीक है, तो बात करते हैं इसके प्रश्न संख्या 1 की। प्रश्न संख्या 1 है क्या, पहले आप लोग देखिए। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। जो HCl है, HNO3 है और ये सारी चीजें क्या करती हैं जलीय विलयन में। कैसे विलयन में? जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण। ठीक है, जो अम्लीय अभिलक्षण होते हैं क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज, कौन कौन बच्चों, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में, ठीक है, अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो दो चीजें हैं HCl HNO3 और इसी तरह से बाकी चीजें यानी कि आदि चीजें जलीय विलयन में जब इनको जल में घोला जाता है, इनको घोल बनाया जाता है, तो क्या होता है अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्या करते हैं अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसी का कारण पूछा गया इस प्रश्न में, आखिर क्या कारण है कि HCl HNO3 जलीय विलयन में घोलने पर अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं और आपका ग्लूकोज और एल्कोहल जैसे जो यौगिक हैं यह जलीय विलयन में घोलने पर क्या करते हैं अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो HCl HNO3 आदि में उत्सर्जन योग्य, ठीक है, क्या पाया जा रहा है बच्चों, हाइड्रोजन आयन होते हैं। कौन सा आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं। जबकि इन्हें जल में घुलाया जाता है, जब इन्हें क्या किया जाता है, जब इन्हें जल में घुलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन इनसे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर से सुनिए, HCl HNO3 आदि में उत्सर्जन योग्य क्या है, हाइड्रोजन आयन होते हैं। और जब इन्हें जल में घुलाया जाता है, जब इनको हम जल में घुलाते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन होता है इनसे अलग हो जाता है। क्या होता है, अलग हो जाते हैं तथा अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। और अलग होकर क्या करते हैं, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। जब क्या किया जाता है, HCl और HNO3 आदि में क्या है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, और जब इन्हें जल में घुलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन इनसे अलग हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन आयन अलग होते हैं तो क्या करते हैं, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। चूंकि एल्कोहल तथा ग्लूकोज में ऐसा कोई उत्सर्जन योग्य हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। जो एल्कोहल होता है उसमें और किसमें, एल्कोहल और ग्लूकोज में ऐसा कोई उत्सर्जन योग्य हाइड्रोजन आयन होता ही नहीं है कि वो अलग होकर अम्लीय गुण प्रदर्शित कर सके। जब नहीं होता है तो इसमें अम्लीय गुण नहीं होगा और जिसमें होता है उसमें अम्लीय गुण होगा। तो किसमें होता है, HCl HNO3 इस तरह से जो भी चीजें हैं इनमें हाइड्रोजन आयन पाया जा रहा है और ग्लूकोज और किसमें, एल्कोहल में नहीं पाया जा रहा था। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे और अच्छी तरह से इन्हें लिखकर समझा सकेंगे। अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ गया तो आप अच्छी तरह से इसी तरह से लिखेंगे, HCl HNO3 आदि में क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन योग्य हाइड्रोजन आयन होते हैं। जब इन्हें जल में घुलाया जाता है, जब घोलते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन इनसे अलग हो जाते हैं तथा अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको बताना है और बाद में बता दीजिएगा कि एल्कोहल तथा ग्लूकोज में ऐसा कोई उत्सर्जन योग्य हाइड्रोजन आयन होता ही नहीं है कि वो क्या कर सके, ठीक है, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित कर सके। इसीलिए ग्लूकोज और एल्कोहल जो होते हैं यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। आई थिंक कि आप सब समझ रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रही है बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन, जो अम्ल होता है उसका जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, यह विद्युत का चालन क्यों करता है। ठीक है,
अम्ल, मान लीजिए कि आपके पास अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। अगर जलीय विलयन यानी कि जब इसको हम जल में घुलाएंगे प्लस H2O, यही तो जल का फार्मूला होता है। जब बच्चों रिएक्शन करेगा आपस में, जब ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा आपस में, तो आप लोग को पता है कि क्या होगा, ठीक है। जब ये रिएक्शन होगा तो जल में घुलने पर अम्ल वियोजित होकर आयनों का निर्माण करते हैं। ये आयनों में खंडित हो जाते हैं, यानी कि ऋण आयन और धन आयन। आपने पढ़ा होगा कि आयन दो प्रकार के होते हैं, ऋण आयन और धन आयन। तो ये आयनों में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं बच्चों HCl प्लस H2O, तो क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग का Cl जो होता है माइनस हो जाता है, प्लस H3O धनायन हो जाता है, यानी कि माइनस और प्लस आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि जब प्लस और माइनस आपस में अभिक्रिया करेंगे तो वहां पे विद्युत का चालन होता है। तो वे आयन विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्लस और माइनस जो होते हैं, प्लस और माइनस से विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी वही चीज दिया गया, HCl प्लस H2O, और अभिक्रिया करके क्या करेंगे, Cl इनवर्स यानी कि Cl आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और H3O प्लस आप लोग का क्या होगा, धनात्मक होगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए। प्रश्न जैसे पूछ रहे वैसे आप जवाब दे दीजिएगा एग्जाम में। अगर प्रश्न पूछे कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, तो आपके दिमाग में अम्ल आ जाना चाहिए। अम्ल क्या है आप लोग का, HCl है, क्या है, HCl है। का जलीय विलयन, जल का फार्मूला क्या था, H2O, ठीक है। यह विद्युत का चालन क्यों करता है, क्योंकि आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो Cl क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, H3O प्लस आप लोग का धनात्मक हो जाता है। तो ये प्लस और माइनस जो होते हैं विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, विद्युत का चालन करते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज भी समझ में आ गई होगी। प्रश्न संख्या 2। अब बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 जो आप लोग का है उसको ध्यान से आप देखिए क्या कह रहा है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस। यहाँ पे भी किस गैस की बात की जा रही है, HCl की, लेकिन ये किस अवस्था में है, शुष्क अवस्था में है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क लिटमस पत्र और सूखा लिटमस पत्र भी है, ठीक है। सूखी आपकी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक गैस है, सूखा लिटमस पत्र है। तो क्या होता है, शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। अब एक चीज आप बताइए कि रंग बदला था तब, और क्या हुआ था, आयन तब बदले थे जब वो जलीय विलयन में थे। तो आप वही क्या करोगे, आंसर बता सकते हैं। हम जानते हैं कि शुष्क दशाओं में, जो शुष्क दशाएं होती हैं, उस दशा में अम्ल आयनित नहीं होते हैं, अम्ल आयनित नहीं होती हैं, इसलिए H आयन भी नहीं देते, हाइड्रोजन आयन नहीं देते। जैसे कि इसके पहले हमने एग्जांपल में देखा था बच्चों, HCl प्लस H2O, जब ये जलीय अवस्था में था तब तो उसको आयनित हुआ था, Cl इनवर्स प्लस H3O प्लस, ऐसे तब तो हुआ था क्योंकि ये जलीय अवस्था में था। लेकिन यहाँ तो शुष्क अवस्था में है, जब यह शुष्क अवस्था में है तो यह क्या होगा, आयनित नहीं होगा, ठीक है, अम्ल आयनित नहीं होते, इसलिए ये क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन आयन होता है H प्लस होता है वह नहीं देंगे, ठीक है, H प्लस आयन भी नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप वे अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करते। कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते, जो अम्ल का गुण होता है वो भी प्रदर्शित नहीं करते, यानी कि अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करते। यही कारण है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है वह शुष्क लिटमस पत्र के, जो शुष्क लिटमस पत्र है, इसके रंग को नहीं बदलती है। आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो आप लोग को पता है कि रंग बदलने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा, जलीय विलयन में आना पड़ेगा, क्योंकि शुष्क अवस्था में वो क्या करता है, आयन नहीं देता है। H प्लस आयन जब नहीं देगा तो क्या होगा, वो अपना रंग नहीं बदलेगा। तो वही चीज यहाँ पे जानते हैं, जब हम जानते हैं कि शुष्क अवस्था में वो क्या करता है, शुष्क अवस्था में, शुष्क दशाओं में अम्ल आयनित नहीं होते, इसलिए H आयन भी नहीं देते। समझ गए, परिणाम स्वरूप अम्लीय गुण भी नहीं प्रदर्शित होता है। यही कारण है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस क्या करेगा, शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह क्या रहा है कि अम्ल को, जो अम्ल है उसको तनुकृत करते समय
तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, अम्ल को किसमें मिलाना चाहिए, जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ठीक है, यह हमेशा ध्यान देना पड़ता है हमें। ठीक है, कि क्या होता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो जब अम्ल को क्या करते हैं, तनुकृत करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो आखिर इसका कारण क्या है, तो जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अम्ल को तनुकृत करते समय, जब आप इसको तनुकृत करते हो, ठंडा करते हो, तनुकृत समय करते समय क्या होता है कि क्यों यह क्यों अनुशंसित करते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं या फिर ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं बच्चों, कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया, जो जल होता है वह अम्ल में या क्षारक में, किसमें, अम्ल या फिर क्षारक में जो उसके घुलने की प्रक्रिया होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। वह प्रक्रिया कैसी होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण, जब अम्ल में आप जल मिलाते हो तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। ठीक है, जब अम्ल में आप जल मिला दोगे तो वहां से एक ऊष्मा उत्पन्न होगी, और वो क्या होगा बच्चों, उसका जो मिश्रण होगा जल और अम्ल का, वो हो सकता है कि बाहर आ जाए। ठीक है, वो बाहर आ सकता है तथा हम जल सकते हैं, और ऐसी स्थिति में हम क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। अतः अम्ल को तनुकृत करते समय, यानी कि ठंडा करते समय, अम्ल में जल को मिलाया जाना, ठीक है, चाहिए। वह भी धीरे धीरे, वह प्रोसेस कैसा होना चाहिए, स्लोली होना चाहिए, तथा जल को लगातार हिलाते हुए, धीरे धीरे डालेंगे और जल को लगातार किसी चीज से क्या करेंगे, हिलाते रहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिएगा अगर मैं इसका फिगर बना दूं तो कैसे होगा, पहले देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक कोई पात्र है। ठीक है, क्या है, कोई पात्र है, और इसमें आपको क्या करना है कि मिलाना है। क्या मिलाना है बच्चों, ठीक है, अम्ल को तनुकृत करना, ठंडा करना है, तो अब इसमें जल मिलाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए करना क्या होगा हमें। ठीक है, अम्ल में, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर अत्यंत ऊष्मा के कारण क्या हो जाएगा, बाहर से। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अम्ल में जल को मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहले से अम्ल को डाल देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अम्ल को डाल देंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि HCl हमने डाल दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर से पानी को मिलाएंगे। ठीक है, अम्ल को क्या करेंगे, जल को मिलाना चाहिए, वो भी धीरे धीरे। अब पानी को धीरे धीरे इसमें गिराते रहेंगे और इसको हिलाते रहेंगे किसी चीज से, लगातार हिलाते हुए, तब यहाँ पे क्या होगा, यह सही रहेगा। अन्यथा वो क्या करता है, आपको जला सकता है, क्योंकि इसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, और वो ऊष्मा अस्फलित होकर बाहर आ सकती है, जिसे आप लोग कहते हैं फुफाकर। ठीक है, तो क्या होगा, अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, तथा हम क्या हो सकते हैं, उस समय जल सकते हैं। आई थिंक कि इस जलने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अम्ल में जल को मिलाना चाहिए, और अम्ल में जब जल को मिलाएंगे तो धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए मिलाएंगे। आई थिंक कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बच्चों अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से आप देखिए। हर बार मैं आप लोगों को कहता हूं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कीजिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कीजिए। जब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको आंसर हो सकता है कि क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आंसर आपको देना आसान हो जाता है, उसका जवाब देना। क्योंकि अगर आपको प्रश्न समझ में आता ही नहीं है, ठीक है, प्रश्न समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, तो फिर आपको जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न को पहले ध्यान से समझा कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 कह क्या रहा है। प्रश्न संख्या 5 है यह कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, अब देखिए फिर वही बात, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन जो H3O पॉजिटिव होता है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है, जो उसकी सांद्रता होती है वह कैसे प्रभावित हो जाती है। इस यही पूछा जा रहा है कि जब अम्ल के विलयन को आप तनुकृत करते हो तो तनुकृत करते समय जो हाइड्रोनियम आयन होता है H3O पॉजिटिव, ठीक है, उसकी जो सांद्रता होती है कैसे प्रभावित हो जाती है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं।
अम्ल को तनुकृत करने पर, जब उनको हम तनुकृत करेंगे तो तनुकृत करने पर उसमें उपस्थित अनआयनित, जो अनआयनित क्या होती है बच्चों, जल की मात्रा, अनआयनित जल की मात्रा बढ़ती है, परंतु यह हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O पॉजिटिव की सांद्रता लगातार घटती है। हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O पॉजिटिव की जो सांद्रता होती है वह लगातार घटती जाती है, और किसकी सांद्रता बढ़ती जाती है बच्चों, जो अनआयनित जल की मात्रा होती है वह बढ़ती जाती है। ठीक है, ये चीज आप लोग को समझ में आई। हमने क्या बताया, ठीक है, क्या बताया कि अम्ल को जब हम तनुकृत करते हैं तो तनुकृत करते समय जो उसमें उपस्थित अनायनित होते हैं तो उनमें क्या होती है कि जल की मात्रा तो बढ़ती है, जल की मात्रा बढ़ती जाती है, परंतु जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं, हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला क्या होता है, H3O पॉजिटिव। तो हाइड्रोनियम जो आयन होते हैं, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता लगातार घटती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 जो कि आप लोग के पेज नंबर 27 का लास्ट क्वेश्चन है, और आज मैं इतना ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। पेज नंबर 27 के सारे क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन थे, आज ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो पेज नंबर 27 पे आप लोग का 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को बार बार बोलता हूँ कि ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो जवाब देने में आसानी रहती है आपको। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं, अधिक के क्षारक का मतलब होता क्या है बच्चों, कि अधिक मात्रा में जब आप क्या मिलाते हो, क्षारक मिलाते हो, बेस मिलाते हो, तो हाइड्रोक्साइड जो आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH, आप लोग का क्या होगा, ऋणायन। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता होती है वह कैसे प्रभावित होती है, यही क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका जवाब है, जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है यानी कि आप लोग का क्या है, OH ऋणायन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह की सांद्रता बढ़ जाती है, जो इसकी सांद्रता होती है हाइड्रोक्सिल समूह की, इसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। सो बच्चों आज इतना ही क्वेश्चन था आप लोग का पेज नंबर 27 पे 6 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चनों को हमने आज बहुत ही अच्छी तरह से हल कर लिया, और इसके बाद पहले भी हमने कितने क्वेश्चनों को कर लिया था, पेज नंबर 24 और 20 के क्वेश्चनों को भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हल कर लिया है। अब हम अगले दिन जब पढ़ेंगे तो पेज नंबर किस पे पढ़ने वाले हैं, पेज नंबर 31 पेज नंबर 31 के सारे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोगों को 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इसके पहले भी हमने जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को पढ़ाया है सारे क्वेश्चंस आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी ये वीडियो का लाभ मिल सके। और हमारा उद्देश्य जो है, जो हमारे चैनल का उद्देश्य है कि एक बेहतर शिक्षा स्थापित की जाए हमारे आज डिजिटल समय में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी कार्यरत हैं, काफ़ी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अगर साथ दे दें, हमारे वीडियोज को ज़रूरतमंद लोगों तक आप पहुंचाने में हमारी सहायता कर दें, तो बहुत सारे लोग कि क्या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सकती है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा बहुत सारे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को अगली क्लास में पेज नंबर 31 पे पढ़ाने वाला हूं। आप लोग के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए 4 क्वेश्चन हैं उनको मैं हल कराने वाला हूं आप लोग का। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।